नमस्कार दोस्तों, मैं शुभमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में द कोड फीस एक्ट 1872 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें मैंने शुरुआत के 2 चैप्टर के बारे में आपसे बात की थी। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी और दूसरा चैप्टर है कि फीस इन द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एट प्रेसिडेंसी टाउन। इसमें सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात हुई है। इसमें बताया गया है कि इसका टाइटल क्या है, इसकी एक्सटेंड क्या है और इसकी कमेंटमेंट क्या है। टाइटल वही है द कोड फीस एक्ट 1872 और इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 अप्रैल 1870 है। 1A में डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कहीं बताई गई थी। इसमें मैंने बताया था यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने किसी अधिकारी के सामने आप पेश कर रहे हैं कोई दस्तावेज को, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और यदि स्टेट गवर्नमेंट के सामने किसी दस्तावेज को पेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 इसकी डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज में अपील, कलेक्टर, रेवेन्यू, सूट, इन 4 शब्दों की डेफिनेशन दी गई है। अपील इंक्लूड व्हाट्स क्रॉस ऑब्जेक्शन। Collector includes not below the rank of deputy collector or with the previous sanction of the chief controlling revenue authority to perform the function of the collector under this act. Revenue means land revenue as recorded in the collector register and does not exclude cessions of any kind. रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो कलेक्टर के रजिस्टर में रेवेन्यू रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो वही लैंड रेवेन्यू कहा जाएगा, लेकिन इसमें किसी तरह का उपकर को शामिल नहीं किया गया। अगली डेफिनेशन है सूट। सूट इंक्लूड फर्स्ट और सेकंड अपील एंड आल्सो ए लेटर पेटेंट अपील। यानी सूट जो है 3 चीज़ों को इंक्लूड करती है। तो ये चारों डेफिनेशन यानी कि अपील, कलेक्टर, रेवेन्यू और सूट, ये सारी डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सेक्शन 3 में लेवी ऑफ फीस इन हाई कोर्ट एंड अदर साइट्स, यानी कि हाई कोर्ट में अगर कोई फीस के संग्रहित करना है तो कैसे संग्रहित होगी, अगर स्मॉल कास्ट कोर्ट में कोई फीस को संग्रहित करना यानी कोर्ट फीस को संग्रहित करना है तो कैसे संग्रहित होगी। तो इसके बारे में यही बताया गया है कि जो शैल बी कलेक्टेड इन मैनर हेयर इन आफ्टर अपेयरिंग, यानी कि आगे जो दिए गए सेक्शन में उसमें जो कलेक्शन की फीस कलेक्शन का जो तरीका बताया गया है उसी के माध्यम से इसको फीस को लिया जाएगा। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 कोर्ट फीस को लेने को मैंडेटरी बताते हैं और सेक्शन 28 ये बताता है कि यदि किसी डॉक्यूमेंट पर कोर्ट फीस नहीं प्रॉपर अदा की गई तो डॉक्यूमेंट को इनवैलिड माना जाएगा। सेक्शन 4 में मैंने ये बताया था आपसे कि अगर हाई कोर्ट अपनी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में या फिर रेफरेंस और रिवीजन के ज्यूरिडिक्शन में या फिर एनी अदर ज्यूरिडिक्शन में अगर कोई कोर्ट फीस कोई मुकदमा या सूट या अपील या पिटीशन फाइल की जाती है तो उसमें प्रॉपर कोर्ट फीस की आवश्यकता है। अगर कोर्ट फीस आप उसमें नहीं लगाएंगे तो डॉक्यूमेंट या फिर पिटीशन आपकी इंटरटेन नहीं की जाएगी। सेक्शन 5 में प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फीस, यानी कि अगर किसी सूट में को फाइल करने पर कोई डिफरेंस आ जाता है कोर्ट फीस का तो उसमें कैसे तय होगा। तो उसमें ये बताया था कि यदि हाई कोर्ट के सामने अगर ये डिफरेंस किसी पिटीशन में आता है तो उस कंडीशन में टैक्सिंग ऑफिसर को मामला रिफ़र किया जाएगा। लेकिन यदि कोई जनरल इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो इस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मामला रिफ़र किया जाएगा। और यदि स्मॉल कॉज कोर्ट की बात है तो वहाँ पर उसको क्लर्क को रिफ़र किया जाएगा। लेकिन यदि जनरल इंपॉर्टेंस की बात है तो उसके फर्स्ट जज जो इस कोर्ट का होगा उसको रिफ़र किया जाएगा। आगे इसमें ये बताया गया था कि अगर जो हाई कोर्ट में जो टैक्सिंग ऑफिसर की जो नियुक्ति होगी वो चीफ जस्टिस के द्वारा की जाएगी। आज मैं आपसे सेक्शन 6 से लेकर के आगे जो सेक्शन है उन पर चर्चा करूंगा। सेक्शन 6 हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य अदालतें हैं यानी कि मुफ्सिल कोर्ट है या फिर जो जिला कोर्टें हैं उनमें किसी सूट को दाखिल करने पर
कोर्ट फीस लेने को मैंडेटरी बताता है। यदि किसी को उसमें किसी निचली अदालत में कोर्ट फीस को लिए बगैर कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा। आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 6, मुफस्सिल न्यायालय या लोक कार्यों में फाइल आदि की गई दस्तावेज पर शुल्क है, यानी कि फीस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड एक्स्ट्रा एंड मुफस्सिल कोर्ट और इन पब्लिक ऑफिसर्स। यानी कि अगर पब्लिक ऑफिसर के सामने भी अगर कोई मुकदमा आप दाखिल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। इस कोर्ट फीस देने की बात को ये मैंडेटरी बताता है। क्या कह रहा है, इस अधिनियम से उपबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची के प्रभार के रूप में विनिर्दिष्ट किस्मों में से किसी भी किस्म का कोई भी दस्तावेज इसमें इसके पहले वर्णित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में फाइल, प्रदर्शित, अभिलेखित या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त की या दी न जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूची में से किसी भी एक दस्तावेज के लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित शुल्क से अन्यून शुल्क संदत न कर दिया गया है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं या कोई पब्लिक ऑफिसर के सामने कोई दस्तावेज फाइल करना है या फिर कोई मुकदमा फाइल करना है तो उसमें जो शेड्यूल में 1 और 2 में जो कोर्ट फीस दी गई थी उसी के अनुसार उसको कोर्ट फीस अदा करनी होगी और उस कोर्ट फीस को अदा किए बगैर वो डॉक्यूमेंट को या फिर उस मुकदमे को स्वीकार न किया जाए। Except in the court herein before mentioned, no document of any kind specified as chargeable in the first or second schedule to this act, annex shall file, exhibit or record in any court of justice, or shall be received or furnished by any public officer, unless in respect of such document there be paid a fees an amount of not less than that indicated by either of the said schedule as the proper fees for such document. परंतु जहाँ दस्तावेज भूगृति या भू राज्य से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई संबंधित थे, वहाँ संदेश शुल्क उक्त अनुसूची में से किसी भी उपदर्शित शुल्क की 3/4 होगी, सिवाय इसके जहाँ वाद या अपील या कार्रवाई जिससे संबंधित हो के विषय वस्तु का मूल्य 500 रुपये से अधिक हो। Provided that where such document relates to any suit, appeal or other proceeding under any law relating to land tenure or land revenue, the fees payable shall be 3/4 of the fees indicated in either the said schedule, except where the amount or value of the subject matter of suit, appeal or proceeding to which relate exceed to ₹500। क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि किसी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग में जो कि लैंड टेन्योर से या लैंड रेवेन्यू से संबंधित है, तो जो भी फीस उसकी शेड्यूल में दी गई है उसकी 3/4 फीस अदा करनी होगी। लेकिन ये मसला, ये बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जिस सूट, अपील या प्रोसीडिंग में फीस 500 रुपये से अधिक है। आगे पढ़ते हैं। परंतु यह और पूर्वगामी परंतुक में यथावर्णित किसी दस्तावेज के में संदेश शुल्क मई 1936 के प्रथम दिन से पहले उक्त अनुसूची में से किसी के द्वारा उपदर्शित 1 और 1/4 से कम नहीं होंगे। यहाँ ये बताया, दूसरे प्रोविजन में बताया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर द फीस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजन shall not be less than 1 1/4 of the indicated either by the said schedule before the 1st May of 1936। तो ये क्या कह रहा है कि 1 मई 1936 से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया जा रहा है तो 1 1/4 यानी 1 और 1/4 से कम कोर्ट फीस नहीं अदा की जाएगी। यानी कि 1.25 रुपया, अगर आसान शब्दों में समझा जाए कि इससे कम कोर्ट फीस नहीं होगी। ये कब की बात थी? 1 मई 1936 से पहले की बात थी। आगे स्पष्टीकरण दिया गया है, where the amount of fees prescribed in the schedule contain any fraction of rupees below
25 नया पैसा, और अबव 25 नया पैसा बट बिलो 50 नया पैसा, और अबव 50 नया पैसा बट बिलो 75 नया पैसा, और अबव 75 नया पैसा बट बिलो 1 रुपी, द प्रॉपर फीस shall be an amount rounded off to the next higher quarter of rupees as hereinafter appearing in the said schedule। क्या कह रहा है स्पष्टीकरण कि जहां अनुसूची में से विहित शुल्क की धनराशि 25 पैसे से कम या 50 पैसे से अधिक किंतु 50 पैसे से कम या 50 पैसे से अधिक किंतु 75 पैसे से कम और 75 पैसे से अधिक किंतु 1 रुपये से कम रुपए का कोई भाग अंतर्विष्ट हो, वहाँ समुचित शुल्क 1 रुपये के चौथाई से ठीक उच्चतर पूर्णांकित की गई धनराशि होगी, जैसा इसके पश्चात उक्त अनुसूची में दिया गया हो। तो अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है इस स्पष्टीकरण में कि आपको शेड्यूल के अनुसार ही पेमेंट करना होगा। इस पूरी शब्द का लबो लबाब यही है। अब इसे क्लास 2 में चलते हैं। क्लास 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के प्रावधान होते हुए भी कोई न्यायालय वादपत्र या अपील का ज्ञापन जिसमें पर्याप्त शुल्क संदत्त की गई है स्वीकार कर सकेगा, किंतु ऐसे वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अवधि जो समय समय पर न्यायालय द्वारा नियत की जाए के अंतर्गत वादी या प्रतिवादी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा न्याय शुल्क की कमियां पूरी न कर दी जाए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर यह कह रहा है क्लास 2 में कि नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ए कोर्ट में रिसीव plaint or memorandum of appeal in respect of which an insufficient fees has been paid, but no such plaint or memorandum of appeal shall be acted upon unless the plaintiff or the appellant, as the case may be, makes good the deficiency in court fees within such time as may be from time to time be fixed by the court। यहाँ पर यह कह रहा है कि उपधारा 1 के प्रावधानों के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी सूट या अपील का ज्ञापन इसमें अपर्याप्त शुल्क दिया गया है स्वीकार कर सकता है, किंतु उसमें कोई कार्रवाई तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वादी या प्रतिवादी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा न्यायालय के शुल्क की कमियों को पूरा न कर दिया जाए। यानी कि इनसफिशिएंट स्टाम्प पर कोर्ट सूट या अपील को तो स्वीकार कर सकता है, परंतु उसमें कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेगा जब तक इस सूट या अपील में जो कोर्ट फीस की डिफेंसेंसी को प्लेंटिव और डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट जैसा भी मामला हो उसके द्वारा अदा न कर दिया जाए। अब इसके क्लास 3 पे चलते हैं। क्लास 3 में बताया गया है इफ़ ए क्वेश्चन ऑफ डिफेंसेंसी इन कोर्ट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेंट or memorandum of appeal is raised by an officer mentioned in 24A, the court shall, before proceeding further with the suit or appeal, record finding whether a court fees paid is sufficient or not. The court find the court fees paid is insufficient, it shall call upon the plaintiff or the appellant, as the case may be, to make good the deficiency within such time as may be fixed. Within the case of default, such reject the plaint or memorandum of appeal। यहाँ पर एक क्लास 3 में ये बात कह रहा है कि यदि किसी वादपत्र या अपील के ज्ञापन के संबंध में धारा 24 का में जो वर्णित अधिकारी है उसने ये प्रश्न उठाया है कि न्यायालय शुल्क में कुछ कमी है, तब न्यायालय अपील या वाद में आगे कार्रवाई करने से पहले जो ये न्याय शुल्क पर्याप्त है या नहीं है इस पर अपना निष्कर्ष निकालेगा, और निष्कर्ष निकालने के बाद यदि इसे ये पाता है कि न्याय शुल्क इनसफिशिएंट है या अपर्याप्त है तो उस स्थिति में कमी को पूरा करने की अपेक्षा करेगा, वादी या प्रतिवादी जैसा भी जो भी स्थिति हो। लेकिन यदि नियत समय में कमी को पूरा नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में वादपत्र या फिर अपील के ज्ञापन को वो निरस्त कर देगा। आगे इसका प्रोविजन बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर सफिशिएंट रीजन टू बी रिकॉर्डेड proceed with the suit or appeal if the plaintiff or the appellant
as the case may be, gives security to satisfaction of the court for payment of the deficiency court fee within such further time the court may allow. In no case, however, shall judgment deliver unless the deficiency court fees has been made good, and if deficiency is not made good within such time as the court may from time to time allow, the court may dismiss the suit or appeal. क्या कह रहा है? परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त कारणों से जो कि अभिलिखित किए जाएंगे वाद या अपील पर कार्रवाई कर सकेगा। यदि वादी या प्रतिवादी जैसे भी स्थिति हो, न्यायालय के समाधान प्रद रूप में या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा न्यायालय अनुज्ञात करे, न्यायालय कमी को भुगतान करने के लिए कोई प्रतिभूति दे देता है, यानी कोई सिक्योरिटी दे देता है, और किसी भी मामले में किसी तरह निर्णय तब तक प्रदत्त नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय शुल्क की कमी पूरी नहीं की जाती, और यदि को उतने समय में जितने समय पर न्यायालय अनुज्ञात करे के भीतर पूरी नहीं करी तब न्यायालय वाद या अपील खारिज कर देगा। यहाँ पर इन्होंने प्रोविजन में ये बताया गया है कि यदि आपके सूट या अपील में किसी कोर्ट फीस की डिफिशिएंसी है तो आपके लिए न्यायालय ने यदि समय निर्धारित किया और उस समय के निर्धारण में आपने न्यायालय को सिक्योरिटी दे दी कि नहीं साहब ये सिक्योरिटी है और मैं कुछ समय बाद जो है इसको पूरी कर दूंगा आपकी कोर्ट की डिफिशिएंसी को, लेकिन यदि वो जजमेंट से पहले इस कमी को पूरी नहीं करता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, न्यायालय वाद या अपील जो भी है उसको खारिज कर देगा। अब इसे क्लास 4 को चलते हैं। Whenever a question of the proper amount of court fees payable is raised otherwise than under subsection 3, the court shall decide such question before proceeding with any other issue. जब कभी संदेह न्यायालय शुल्क की समुचित धनराशि का प्रश्न उपधारा 3 के अंतर्गत से अन्यथा उठाया जाता है, तब न्यायालय किसी अन्य विवादक से अग्रसर होने से पहले ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा। यानी कोर्ट क्लास 3 में जो इसका उठाया गया है, ये क्वेश्चन जो रेज किया गया है वो 24A के अधिकारी के द्वारा उठाया गया है। मान लिए 24A के अधिकारी ने कोर्ट फीस की डिफिशिएंसी के प्रश्न को नहीं उठाया और किसी अन्य के द्वारा उठाया गया, यानी किसी अपोजिट पार्टी के द्वारा उठाया गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, इशू बनाकर इसको डिसाइड करेगा, और ये इशू मुकदमे के इशू जो होंगे उनसे पहले ये तय किया जाएगा कि कोर्ट फीस में प्रॉपर अदा की गई है कि नहीं अदा की गई। अब इससे क्लास 5 की ओर चलते हैं। इन द केस द डिफिशिएंसी इन द कोर्ट फीस मेड गुड विद इन द टाइम अलाउड बाय द कोर्ट, द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द सूट और अपील शैल बी डीम्ड टू द डेट ऑन विच द सूट वाज फाइल्ड इन द अपील प्रेजेंटेड। न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के अंतर्गत न्यायालय शुल्क की कमी को पूरा कर दिए जाने के मामले में वाद या अपील संसित करने की तिथि को वही तिथि माना जाएगा जिस पर वाद दाखिल किया गया या अपील उपस्थित की गई। मान लीजिए कि आज आपने कोई मुकदमा दाखिल किया या फिर कोई अपील दाखिल की और उसमें कुछ सूट की में कोर्ट फीस की डिफिशिएंसी आई और जिसको अगले कुछ महीनों के बाद जो है आपने उस डिफिशिएंसी को पूरा किया, यानी कि न्यायालय में जो शुल्क की कमी थी उसको आपने दे दिया, तो ये शुल्क तो न्यायालय में ये जो मुकदमा आपका जो स्टार्ट जो है माना जाएगा उसी दिन से जिस दिन से आपने सूट या अपील दाखिल की गई, उस दिन से नहीं जिस दिन आपने कोर्ट फीस की डिफिशिएंसी पूरी की है। यही बात क्लास 5 हमको कह रहा है। अब क्लास 6 की ओर चलते हैं। इन ऑल केसेज इन विच द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर रिफर टू सबसेक्शन 3 इज नॉट एक्सेप्टेड by the court, a copy of the finding of the court together with a copy of plan shall for this see sent to the commissioner of the stamps। सभी मामलों में जिसमें उपधारा 3 में निर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कि उपधारा क्लास 3 में जो 24A के अधिकारी ने कोर्ट की डिफिशिएंसी के मामले को पर प्रश्न उठाया था और उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वादपत्र की प्रतिलिपि यानी कि जो सूट की जो कॉपी है उसके साथ साथ न्यायालय अपने निष्कर्ष जो उसने निकाला है कि उसकी प्रतिलिपि के साथ तत्काल उसको स्टाम्प कमिश्नर के बाद भेजा जाएगा। ये क्लासिक कह रहा है। अब इसके आगे 6A है, इस पर मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।